हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बड़ी जल्दी क्लास क्या सेशन है, वीडियो है। आज का वीडियो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है पता नहीं, मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ इसलिए स्टार्ट हो रहा है सुबह, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हमारा ओए तो तो आज है हमारे पास में 2 टॉपिक और वो 2 टॉपिक कौन-कौन से? पहला चीज़ तो आप लोगों ने कल कमेंट सेक्शन में इतना मुझे बोला कि इंग्लिश, 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 इंग्लिश कि इंग्लिश पे बात करनी है, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश पे, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में हम एनालिसिस पूरा देख लेंगे, स्पेशली जीएस सेक्शन का, जिसमें इस बार ये हाल रहे हैं मेरे, आप सब देख सकते हैं। बड़े ही बुरे हाल है, कोई बात नहीं। इसमें कितना स्कोर आया मेरा? इसमें मेरा स्कोर 45 आया है और इंग्लिश का स्कोर 120 है, ठीक है। तो आप लोग कह रहे थे कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उस पे बात करनी है। कॉम्प्रिहेंशन एंड पीक्यूआरएस पे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो पहले इंग्लिश पे आ जाते हैं। ये सारे ईज़ी क्वेश्चंस हैं, मैं इन सबको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ये सब आपको पता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा-सा वैसा वाला क्वेश्चन था, इसको करना कैसे था मैं बता देती हूँ। दिस ईयर जापान विल विथड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन एंड डैश कमर्शियल व्हेलिंग। यहाँ पे भी कोई वर्ब होनी है क्योंकि ये सारी वर्ब है, मोस्टली ये नहीं है वर्ब, डोमिनेंट नहीं है, ये वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब ही तो आएगी। लेकिन इसका मतलब वर्ब आएगी, इसका मतलब जो विल के बाद में यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है विथड्रॉ की, तो यहाँ पे भी एंड के बाद में वो फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है, क्योंकि जब एंड लगता है तो यहाँ पे जो होती है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही यहाँ पे भी आ जाती है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, यहाँ पे ये दोनों तो फर्स्ट फॉर्म में है नहीं। इन दोनों की बात करें तो ये वर्ब ही नहीं है, डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेट होता तो वो वर्ब हो जाती है, वर्ब ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है रिज्यूम आ जाएगा आंसर में, ठीक है। ऐसे ही द टीयर्स स्ट्रीम्ड, अब जिसको भी नहीं पता थी मीनिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसलिए पता थी क्योंकि एक बार मैं किसी इंग्लिश में एक है जो वो भगवत गीता वगैरह बताते, तो मैं उनका वो सुदामा चरित्र सुन रही थी, तो उन्होंने बताया था, मतलब वो बोल रहे थे द टीयर स्ट्रीम्ड इंसेंटली। तो मैं मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन मैंने ये सोचा था इंसेंटली का मतलब होगा कि बहते जा रहे हैं, ऐसा वाला कुछ मीनिंग होगा। तो मुझे तब से याद था, मुझे उनका बोलने का स्टाइल पसंद आया था, तो इसलिए मुझे ये वर्ड याद था और यहाँ पे मेरे काम आ गया। तो भगवत गीता वगैरह भी पढ़ लिया करो। हिट द स्टैक, ये मुझे नहीं आता था, इसका आंसर गो टू बेड होगा। बहुत सारे लोगों ने लंबा वाला क्लिक किया होगा ये सोच के कि लंबा है तो सही होगा, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था, बस रिस्क नहीं लेना था। होल्ड योर हॉर्सेस, हम सबको पता है, बी पेशेंट एंड वेट, ये तो सिंपल सा था। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं अनकॉम्प्रिहेंशन, जिसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है ना। इनको करना कैसे है, तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो पीक्यूआरएस प्रीलिम्स तक आते थे वो तो छोटे-छोटे से आते थे, ये तो बड़े लंबे-लंबे आते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि 1 और 4th दिया गया है, बीच में कोई 2 सेंटेंस आएँगे, वो 2 सेंटेंस इन पीक्यूआरएस में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे जो दिया गया है। द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ होम टू मोर देन 250 स्पोकन इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड 800 डायलेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमें बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में 250 जो है लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, स्वदेशी, है ना, एंड 800 डायलेक्ट्स हैं। चलो ठीक है, ये हमने पता कर लिया। फिर 2 का गैप आ गया। लास्ट में S4 में मेसेजिस्टिक्स आर बिलीव्ड टू बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। आगे का छोड़ देंगे, हम बस इतना ध्यान देंगे कि यहाँ पे मेसेजिस्टिक्स की बात हो रही है। अब इसमें मेसेजिस्टिक्स की कहीं बात नहीं हुई थी और यहाँ पे मेसेजिस्टिक्स के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका मतलब 2 और 3 में कहीं दोनों में से किसी एक में तो मेसेजिस्टिक आई ही होंगी। किसी में तो किसी एक में तो इसका वर्णन हुआ ही होगा। तो अब हम देखेंगे पीक्यूआरएस में से मेसेजिस्टिक में के बारे में किसमें बात की गई। क्या इसमें कहीं से मेसेजिस्टिक की बात की गई है? द मोटिव्स मोटिव्स इम्प्रिंटेड ऑन ईच स्टिक, स्टिक है, मैसेज स्टिक नहीं है। कुड सिग्निफाई न्यूज़ ऑफ वॉर, डेथ, पीस, मैरिज एंड मोर, ये भी नहीं था। अब इसमें नोन एज मैसेज स्टिक्स, ओके, यहाँ मैसेज स्टिक्स पूरा नोन एज, यहाँ पे तो एकदम इंट्रोडक्शन ही है कि इसके पहले कुछ भी बात हुई है जिसको मैसेज स्टिक्स के नाम से जाना जा रहा है। दीज फ्लैट राउंडेड एंड ऑब्लॉन्ग पीसेस, ये सब छोड़ दो। यहाँ पे मैसेज स्टिक की बात हुई, इसका मतलब ये पक्का हो गया क्यू तो है जो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगा, ठीक है। अगर क्यू इन दोनों में से एक जगह पे आएगा, अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि क्यू कितने ऑप्शंस में है। तो क्यू सिर्फ बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में, तो हमने ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन कट कर दिया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब बी और डी के हिसाब से या तो क्यू पहले नंबर पे आ जाएगा या तो क्यू बाद वाले पे आ जाएगा। तो अब हम दोनों में क्यू को सेट करके देखते हैं। अगर हमने क्यू को पहले रखा, क्या हो गया ये, ओके, अगर हमने क्यू को पहले रख दिया, मतलब यहाँ 2 S2 पे रखा हमने क्यू को, तो नोन एज मैसेज स्टिक्स, यहाँ पे कुछ भी बात नहीं होती, ये तो सिर्फ सेंटेंस था, ये तो किसी का अधूरा सा आगे लग रहा है ना पूरा। तो ठीक है, एक बार हम सेकंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाले यहाँ पे तो हो नहीं रहा था, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे थर्ड वाले पे इसको। तो थर्ड वाले पे रखने पे क्या है कि उसके पहले हमें आर रखना पड़ेगा, तो अब हम आर को चेक करेंगे। येट वन ऑफ इट्स लिंग्विस्टिक कॉर्नर स्टोन्स वॉजंट स्पोकन बट कार्व्ड। अब आर वाले को हमको यहाँ रखना पड़ेगा, और हमने ये देखा कि ये जो 250 स्पोकन लैंग्वेजेस एंड 800 डायलेक्ट्स की बात हो रही थी, उसके आगे ये फिट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी लिंग्विस्टिक कॉर्नर स्टोन्स की बात हो रही है, जो कि सिमिलर साउंड कर रहा है। सिमिलर मतलब सिमिलर मीनिंग वाला साउंड कर रहा है। तो हमने आर रखा, फिर क्यू रखा, उसके बाद में पूरा यहाँ से लेके आर क्यू देन ये पूरा पढ़ेंगे। अगर कहीं पे भी गड़बड़ लगेगी तो हम दोबारा से सोचेंगे, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो हम अपना ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन करते हैं। अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को आता होगा, ये सब बहुत ईजी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। तो जिनको नहीं वो हो रहा है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो सिर्फ ये वीडियो देखें। बाकी जिनको आ रहा है वो टाइम ना वेस्ट करें, आप जा सकते हैं, आप मतलब अपनी पढ़ाई करिए।
ओके, इसमें क्या है, ABCD फिक्स करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दे डिस्क्राइब स्टोरीज ऑफ देयर विजिट्स एंड दे आर टोल्ड। अब यहाँ पे दे बात हो रही, दे कौन कौन दे, कहीं से कुछ बताया क्या किसके बारे में बात हो रही, कहीं नहीं बताया गया। इसका मतलब ये पहला सेंटेंस नहीं होगा। एट टाइम्स दे आर ऑल्सो टोल्ड, फिर से दे आ गया। अब किसका, कौन सा दे, कुछ बताया नहीं गया अभी तक। इसका मतलब इससे भी नहीं स्टार्ट हो रहा है। फिर एक नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। आई रेगुलरली हियर फ्रॉम पेशेंट्स दैट दे हैव सीन मल्टीपल फिजिशियंस व्हाइल ट्राइंग टू गेट अ डायग्नोसिस और एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दे डोंट फील वेल। ठीक है, इसमें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये पहला नहीं हो सकता है, तो चलो इसको रखते हैं। सी वाला है, ये पहला हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा। यहाँ पे आ गया देयर एक्सपीरियंस विद दीज फिजिशियंस। देयर एक्सपीरियंस, किसका एक्सपीरियंस, कुछ नहीं पता। ये कुछ नहीं है, ये पेशेंट्स जो यहाँ पे उनकी बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो देयर, अगर डी से शुरू करेंगे तो देयर एक्सपीरियंस किसकी बात हो रही है, कहाँ से शुरू कर देंगे, नहीं ना। तो हमें इतना पता है कि सी एक है जो पूरा का पूरा आज़ाद सेंटेंस था, एकदम फ्री सेंटेंस था, जिसमें कोई भी प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट हो रहा था। ऐसा नहीं था किसी समझ नहीं आ रहा है किसके बारे में बात हो रही है। तो ये है कि पेशेंट से वो हमेशा सुनते हैं जो भी हैं बाकी के फिजिशियंस के बारे में, काफ़ी फिजिशियंस के बारे में। तो इस बारे में बात था, फिर उनका एक्सपीरियंस एंड वो स्टोरीज बताते हैं। एट टाइम्स यार ऑल्सो, उनको ये भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें पता है, ऑप्शंस में हमने देखा, हमें ये पता चल गया सी से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में देखा सिर्फ एक ही सी से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जब ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें जैसे जैसे लिखा हुआ है ना CDAB, तो हम वैसे वैसे इसको पढ़ेंगे। पहले सी पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, और देखें क्या ये एक मीनिंग फॉर्म कर रहा है, ये एक पैराग्राफ टाइप फॉर्म कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है। अगर नहीं लग रही तो हमारा ऑप्शन हमारे पास में है। हाँ, इस वाले पे बात करें। साइंटिस्ट सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टाइम इज। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इससे स्टार्ट हो सकता है पैराग्राफ। द नेचर ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन साइंस। ये भी फ्री सेंटेंस है एंड कंप्लीट सेंटेंस है, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। तो ए और बी से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन में कि ए से स्टार्ट होने वाला है। तो ये तो कट गया बी का, ये डी ऑप्शन का बन रहा है, कुछ बन सकता है शायद डी और बी का, इन दोनों में बी से स्टार्ट हो रहा है, इनका कुछ बन सकता है। एटलीस्ट पार्शली बिकॉज इट डज नॉट बिहेव द सेम वे इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। एटलीस्ट पार्शली बिकॉज इट, फिर से प्रोनाउन आया, मतलब यहाँ पे पता नहीं किसकी बात हो रही, तो सी से तो नहीं स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। डी, फॉर एग्जाम्पल डिड यू नो दैट क्लॉक्स इंस्टॉल ऑन एयरप्लेन, कुछ भी हो आगे लिखा, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या पहले से कोई बात बताई गई है जिसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका मतलब डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। अब हमें ये पता चल गया या तो बी होगा या डी होगा। बी और डी में स्टार्ट हो रहा है बी से, तो हम स्टार्ट करेंगे बी से। ठीक है, तो हमने बी वाला सेंटेंस पढ़ा कि द नेचर ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन साइंस। उसके बाद में इसमें दिया गया सी या फिर ए, या तो ए हो सकता है या सी हो सकता है, एक एक करके चेक करेंगे। अगर सी देखेंगे, एटलीस्ट पार्शली biggest mysteries in science, at least partially because it does not behave the same way in all circumstances and scientists simply do not understand what time is। यहाँ पे साइंस पे खत्म हो रहा था, फिर यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में बात होने लगी, और साइंस के लिए एक मिस्ट्री थी और साइंटिस्ट को पता नहीं है, तो इसके आगे का ये सेंटेंस लग रहा है। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो क्लॉक्स हैं एरोप्लेन्स में इंस्टॉल की जाती हैं, और इवन फर्दर अवे ऑन सैटेलाइट्स, मतलब और दूर सैटेलाइट्स पे इंस्टॉल की जाती हैं, वो डिफरेंट रेट पे टाइम रिकॉर्ड करती हैं अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। तो ये किस इसका मतलब क्या हो रहा है, ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट्स होते हैं टाइम को रिकॉर्ड करने का, यही तो बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया, एटलीस्ट पार्शली बिकॉज इट डज नॉट बिहेव द सेम वे इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ पे फैक्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये पक्का है कि सी के तुरंत बाद डी आएगा, कहीं पे भी आए, और सी के तुरंत बाद डी सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम बी को क्लिक करेंगे, लेकिन उसके बाद में BACD जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे बी पढ़ेंगे, द नेचर ऑफ टाइम वन ऑफ द, फिर सी ए पढ़ेंगे, देन सी पढ़ेंगे, देन डी पढ़ेंगे, और देखेंगे क्या ये पैराग्राफ फॉर्म कर रहा है। अगर कर रहा है देन हमारा आंसर सही है। तो इसमें टाइम देना होता है, मतलब इन क्वेश्चंस पे, इसीलिए इंग्लिश में इतना ज़्यादा टाइम मिलता है हमको। और पहले स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आपको जल्दी जल्दी होने लगेगा। देखिए मैंने भी 90 सेकंड्स लिए हैं, 1.5 मिनट बहुत होते हैं एक क्वेश्चन, इतने छोटे से क्वेश्चन करने के लिए, कि मैंने लिए हैं। लिए इसलिए क्योंकि मुझे डर रहता है कि ऐसा ना हो कि कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ दें, और मुझे यहाँ पे स्कोर दिखाने का भी टेंशन रहता है, एक प्रेशर क्रिएट रहता है कि अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे वरना दिखाएंगे क्या। तो इसलिए और मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है इंग्लिश में। और इंग्लिश में लास्ट 2-3 मॉक्स से मेरे नंबर काफ़ी गड़बड़ थे, इसलिए। इनफैक्ट व्हेन वी एक्सपेक्ट वी विल फेल, वी आर एक्चुअली मोर लाइकली टू फेल। इनफैक्ट से कैसे, मतलब चलो ठीक है एक बार रख लेते हैं, बट द फ्लिप साइड इज़ ऑल्सो ट्रू। कैसे, बट लेकिन उल्टी साइड भी सच है। तो किसकी उल्टी साइड, क्या पहली सीधी वाली साइड की बात हुई या नहीं हुई, तो बी से तो स्टार्ट नहीं हुआ, बी ऑप्शन में भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन में देखिए ए से स्टार्ट हो रहा है या डी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता है या तो यहाँ से स्टार्ट होगा या तो यहाँ से स्टार्ट होगा। इनफैक्ट से स्टार्ट होना उतना पॉसिबल नहीं है, मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है इनफैक्ट व्हेन वी एक्सपेक्ट, यहाँ तक कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फेल होंगे, तो यहाँ तक कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम फेल होंगे, ये तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर काफ़ी बात हो चुकी है, उसके बाद में ये बात हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हमारा ज़्यादा दिमाग जा रहा है डी वाले के साथ में। ठीक है, व्हेन वी बिलीव इन आवरसेल्व्स इट कैन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स, मैनिफेस्ट आवर ड्रीम्स एंड इंक्रीज आवर वेल बीइंग। चलो ठीक है, हमने डी से शुरू कर लिया, लेकिन डी में भी 2 ऑप्शन है, ए एंड सी।
डी के बाद में दोनों में ही बी है, तो ये तो कंफर्म है, अगर डी से शुरू हो रहा है तो सेकंड नंबर पे बी आएगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाली लाइन की बात करी कि अगर हम अपने आप में विश्वास रखें तो हमें हेल्प होगी अपने अचीव करने में, गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, अपने ड्रीम्स को और वेल बींग को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पॉजिटिव बात हुई, बट द फ्लिप साइड इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसमें बोला गया लेकिन उल्टी साइड भी सच है, मतलब अब जो नेगेटिव वाली चीज़ है वो भी सच है। तो अब यहाँ पे इसके बाद में तो इनफैक्ट आएगा नहीं, है ना, बट द फ्लिप साइड इज ऑल्सो ट्रू। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, देखो, लैक ऑफ बिलीफ इन आवरसेल्व्स मीन्स वी आर लेस लाइकली टू एक्ट, टू चेंज और टू पुश टू मेक थिंग्स बेटर। तो सी जो है वो फ्लिप साइड है, पहले पॉजिटिव है, फिर इन्होंने बोला फ्लिप साइड भी सही है, और फिर इन्होंने फ्लिप साइड अपनी दिखा दी। अब इस फ्लिप साइड को इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेट किया है, इनफैक्ट व्हेन वी एक्सपेक्ट वी विल फेल वी आर एक्चुअली मोर लाइकली टू फेल। हमारा बन गया आंसर। लेकिन आपको जब पता चल गया था कि डी से स्टार्ट हो रहा है तो आप दोनों को पढ़ के देख लेते, जैसे डी बी ए सी, अगर डी से बी में स्टार्ट करेंगे चलो बी तो सही था, फिर ए इनफैक्ट वी एक्सपेक्ट वी विल फेल वी आर एक्चुअली मोर लाइकली टू फेल, लैक ऑफ बिलीव इन आवरसेल्व्स मींस इनफैक्ट से शुरू हो रहा है। ये चाहते तो इनफैक्ट से ना शुरू करते, व्हेन से शुरू कर देते, व्हेन वी एक्सपेक्ट वी विल फेल। सेंटेंस तो तब भी सही होता ना, लेकिन तब हम ज़्यादा कंफ्यूज रहते और हमारे पास में कोई हिंट नहीं बचता कि सी पहले होगा कि ए पहले होगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ इनफैक्ट डाला है ताकि हमें हिंट मिले कि ए बाद में होगा, सी पहले होगा। सी में पूरी डिटेल दी गई है, फ्लिप साइड जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव साइड के बारे में बताया गया और फिर इसको यहाँ पे इलेबोरेट किया गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि यहाँ से ही क्यों शुरू हुआ है, ये सिंपल सेंटेंस क्यों नहीं लिखा गया है, अगर यहाँ से शुरू हुआ है इसका मतलब ये स्टार्टिंग का तो नहीं हो सकता, है ना। इस तरह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीज बाइसेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था फर्स्ट रीडिंग में, उसके बाद तो ईजी लग रहा है अब। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में 3 जगह पे सी से स्टार्ट हो रहा है, 1 जगह पे बी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखेंगे क्योंकि सी की मेजॉरिटी है तो हम सी को ही देखेंगे। ये मैं करती हूँ हमेशा, जहाँ मेजॉरिटी से स्टार्ट हो रहा है देख लेती हूँ वो कैसा सेंटेंस है। तो सी से स्टार्ट करें, ब्लैक पेशेंट्स आर गिवन फ्यूअर थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स इवन दो इट डिपेंड्स अपॉन इंश्योरेंस इलनेस सेवेरिटी एंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, एक नॉर्मल सेंटेंस है, फुलफिल सेंटेंस है, इसका मतलब सी से स्टार्ट हो सकता है। देन यहाँ पे सी से के बाद में डी हो सकता है या ए हो सकता है, ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है ना। ओके, these viruses affect the quality, A देख रहे हैं तो these viruses affect the quality of many other infections in clinics and it is not limited to black patients only। चलो भैया ए तो हो सकता है, लग भी रहा है, इसके बाद में बन रहा है। डी की बात करें तो in case of heart attacks too black people are less likely to receive guidelines based care in intensive care units for heart failure they are less likely to see a cardiologist which is linked to survival। तो भैया देखो यहाँ पे बात हो रही थी थेरापेटिक प्रोसीजर्स की और यहाँ पे बात हो रही है हार्ट अटैक्स टू, मतलब हार्ट अटैक्स भी। यहीं पे ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद वाला सेंटेंस ये है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस आपको नहीं भी आ रहा है तो भी हम कर सकते हैं। सोचिए कैसे, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमने ए वाले में पढ़ा था कि जो ये भेदभाव है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, बाइसेस है, ये सिर्फ क्वालिटी ऑफ मैनी मतलब ब्लैक वालों को नहीं कर रहे हैं, और भी लोग हैं, नॉट ओनली लिमिटेड टू ब्लैक पेशेंट्स ओनली, और भी लोग हैं जिनको, और भी लोगों की बात कहाँ पे होने वाली है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें और भी लोगों की बात होने वाली है। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक पीपल के साथ ही है, अब इसके आगे क्या बोलेंगे, और भी लोग हैं, कौन कौन लोग हैं ये बोलने वाले ना ये। तो अब हम ढूंढेंगे वो सेंटेंस जिसमें और भी लोगों की बात हो, और वो सेंटेंस है बी, डॉक्टर स्पेंड लेस टाइम एंड बिल्ड लेस इमोशनल रिपोर्ट विद ओबीज पेशेंट्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर्स पीपल फेस ओवर प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स ब्लैक पीपल के साथ में भी नहीं, ट्रांसजेंडर्स के साथ में भी हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बात की गई थी कि ब्लैक पीपल्स नहीं और भी लोग हैं। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सुबह सुबह का टाइम है तो सारे अपना भजन कीर्तन चालू कर रखे हैं, कौआ कोई। तो यहाँ पे ब्लैक पेशेंट्स की बात है, तो ब्लैक पेशेंट सिर्फ नहीं है, ट्रांसजेंडर्स के साथ में भी हो रहा है। तो हमें यहाँ से एक लिंक मिल गया कि ए के जस्ट बाद तो बी ही आने वाला है, ये पक्का है कि ए के जस्ट बाद बी आएगा, और ए के जस्ट बाद बी सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो अब हम लोग डी वाले को पूरा पढ़ के देख लेंगे कि सी डी ए बी, पहले सी सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर डी पढ़ेंगे, फिर ए पढ़ेंगे, फिर बी पढ़ेंगे, और ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कोई मीनिंग बना रहे हैं, और अगर मीनिंग बना रहे हैं तो हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो ईजी था, ये आप लोग हमें मुझे लग रहा है कर लिया होगा आप लोगों ने, इसमें नहीं समझाते हैं कुछ। अब हम बात करेंगे पैराग्राफ की। तो मैंने हमेशा बताया है जब हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे क्या है, इन सारे अकरेंस को, मतलब जो चीज़ें हुई हैं इन सबको लाइन से लगाना है, एकदम लाइन पे लगा देना है। तो ही वॉज क्लीनिंग हिज यार्ड, यार्ड क्लिक कर रहा था। वी आर लुकिंग एंड्रॉइड अपीयर्स, ओके। थॉट एंड गॉम्बर सीज अ होलक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर हिज होम, ओके। ही रिलीजेस दैट अ शैडो, ओके, he realizes that a shadow has encircled him. Thornton tries to make peace with the fact that the android knows his name. ओके, ये पहला सेंटेंस, पहला क्वेश्चन था और यही सबसे बड़ा था। अप्रोप्रिएट टाइटल हमें ढूंढना है, हमने सारे टाइटल्स पढ़ डाले। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रही हूँ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी लंबी ना हो, तो ऐसे ऐसे करके आपने पढ़ डाले सारे टाइटल्स। देन हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हाउ डिड एंड्रॉइड नो मिस्टर थॉर्नटन्स गैम्बर्स नेम, बाय स्पीच रिकॉग्निशन, होम फाइल रिकॉर्डिंग हिज प्रीवियस मीटिंग विद, एंड फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, ये हमारे मीनिंग्स निकालने, वर्ड्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, डेस्पिकेबल, जॉल्टेड एंड फॉरलॉर्नली। ठीक है, ये वाले पढ़ लेना है। हालांकि ये काफ़ी ईजी थे, आते को नहीं होंगे लेकिन ईजी फिर भी थे, बताऊँगी कैसे।
चलिए ठीक है, इतने हो गए हमारे पास में क्वेश्चन। अब हम जाते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ, ये वाला। अब हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन कौन सी वोकैब आगे चल के पूछी गई हैं, तो अब हम इसको उस हिसाब से पढ़ेंगे। थॉर्डन गॉम्बर, अब देखिए ये बहुत बड़ा नाम है, तो मैं टीजी करके पढ़ूंगी, ठीक है। लिफ्टेड हिज गेज टू द स्काई एज अ होवरक्राफ्ट zoomed over his home. होवरक्राफ्ट zoomed over his home, यही तो कुछ सेंटेंस यहाँ पे हमने पढ़ा था। थॉर्डन गॉम्बर सीज अ होवरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर हिज होम। सेम सेंटेंस ही है लगभग, मतलब बस सिनोनिम वर्ड यूज कर लिए गए हैं। हे भगवान, आज तो एकदम क्या ही बताएं, इतना शोर मचा रखा है सारे। एक तो एक्चुअली मेरे घर पे वो डाला जाता है, दाने वगैरह डाल दिए जाते हैं बाहर साइड और छत के बालकनी के साइड पे, तो सब आते हैं सुबह खाने और इसीलिए ये सब इतना शोर मचाते हैं। सो हम अपने वीडियो पे दोबारा बात करेंगे। तो हमने यही वाला सेंटेंस यहाँ देखा था, इसका मतलब जब पहले ही सेंटेंस में ये लिखा है, इसका मतलब पहले ही काम यही हुआ है। तो सी है, सी से स्टार्ट होगा। अब बचा सी, डी और ए। सेकंड नंबर पे डी आ सकता है या ए हो सकता है, ये वाले दोनों ऑप्शन तो चलेगा, बी और डी। अब हम ऑप्शन नंबर ए और सी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखेंगे कि डी में क्या है, ही रियलाइजेस दैट अ शैडो हैज एनसर्कल्ड हिम, एंड ए में है ही वाज क्लीनिंग हिज यार्ड ऑफ द वीड्स। तो इन दोनों में से अब देखेंगे कौन सा सेंटेंस हमको पहले मिलेगा, इसमें ए या डी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द रोजी पिंक टिंट्स दैट अराउंड द सीरीज सबमिट्स दैट द व्हीकल वाज क्राफ्टेड लाइकली फॉर द, देखिए मैं जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। ग्रुप्स ऑफ एनिमी हैज सेवरल व्हीकल्स प्रॉपर इट्स अक्रॉस द स्काई द क्राफ्ट। सो आपको ऐसे जल्दी नहीं पढ़ना, आप आराम से पढ़िएगा एग्जाम में या फिर मॉक दे रहे हैं। Jagged and jolted in an arrhythmic manner as it flew the heart of Homa City, where even more people awaited them. Thorin shook his head and turned his attention again on to the ground. A small pot of brownish soil lay before his home. He had spent the entire day clearing it, and during weeks of neglect, only one remained. Thorin got on his knees and, wrapping his fingers around these, began to pull. The weed didn't provide much resistance immediately. Thorin tossed weed aside and stood. ये तो हमें पता है कि वीड्स का कुछ काम हो रहा है, तो ए का ऑप्शन ज़्यादा बन रहा है, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, हम पढ़ेंगे। द वीड डिडंट प्रोवाइड मच रेजिस्टेंस इमीडिएटली, अ रिसाउंडिंग स्नैप echoed through the yard as the stem broke apart. Forlornly, ये vocab थी, ठीक है। At the spot where it once sprouted beneath the ground, if back and likely spread throughout the now clean yard, using his fingers and a jagged rock he found nearby, thought and began to pick the, he was about to begin his efforts to फ्लोटिंग। सो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि मतलब ग्राउंड वो क्लियर कर रहा था, सब क्लियर कर रहा था। तो यहाँ पे हमें ये पक्का हो गया कि कुछ वीड से रिलेटेड था और वो क्लियर कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है ए वाला आ जाएगा। अब सी ए से तो एक है, हम यहीं से कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी पूरा पढ़ेंगे तो है ही है। उसके बाद में हमें पता चला कि व्हेन ही फेल्ट अ शैडो encompassed him, floating just inches on thought and had with four that sprouted from its center, a soft monotonous voice awaited through the machine speakers. Hello, Mr. Gombo. It said, "How are you doing?" With his fine morning. Hated that the thing already knew his name, but the android of Homa Solo City, even these simple public maintenance models were equipped with face recognition tech. I just have to get used to it, he thought. ये लास्ट सेंटेंस आपने देखा, उसने कहा आई जस्ट हैव टू गेट यूज टू इट, मतलब उसका नाम जानते हैं जो एंड्रॉइड्स हैं सिटी के, तो उसको उसने एक सोचा कि अब मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये लास्ट सेंटेंस है, और यहाँ पे देखिए थॉट एंड ट्राइज टू मेक पीस विद द फैक्ट दैट द एंड्रॉइड नोज हिज नेम। ई मतलब ई पे खत्म हो रहा है, सी पे शुरू हो रहा है, ई पे खत्म हो रहा है, फिर से वही हमारा आ गया कि यही है, ए ऐसी हो सकता है। फिर हमने देखा यहाँ पे अब बीच में ए डी बी का है। ही वॉज क्लीनिंग हिज यार्ड ऑफ द वीड्स, ही रियलाइजेस दैट अ शैडो एनसर्कल्ड हिम, अ वियर्ड लुकिंग एंड्रॉइड अपीयर्स एंड ग्रीट्स मिस्टर कॉम्बो। यहाँ पे लास्ट में, अभी लास्ट में यही तो बी तो आया था जब उसने ग्रीट किया था, तो बी भी आ गया और बी में भी। अब ए और डी का है, तो ए और डी का हमने पता कर लिया कि यहाँ पे पहले वो क्लीन कर रहा था, उसके बाद में क्लीन करते में एक शैडो ने आकर उसको इंसर्कल किया था। ये पूरे में पढ़ लिया हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सा वाला टाइटल हो सकता है। देखिए कैसे टाइटल पता करते हैं। द पावरफुल एंड्रॉइड्स ऑफ द होमा सोलो सिटी। अगर सिर्फ इसकी बात करें तो हमने जो मेन जिसके बारे में स्टोरी है, थॉर्नटन गॉम्बर, उनके बारे में तो कोई स्टोरी नहीं आई कि उसको वो क्लीन कर रहा था अपना वो, और सब कुछ भी नहीं आया। अ वर्ल्ड विद ह्यूमंस एंड एंड्रॉइड्स, इसमें भी स्टोरी का कुछ नहीं आया। ये तो अगर मतलब आर्टिकल वगैरह लिखना हो न्यूज़पेपर तो एक वो कर सकते हैं, लेकिन जो ये स्टोरी बताई गई है इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया। मिस्टर गॉम्बर एंड हिज अनटाइडी गार्डन, तो यहाँ पे तो एंड्रॉइड के बारे में नहीं आया, एंड्रॉइड के बारे में भी मेन स्टोरी है। ये जो है इसमें काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। थॉर्नटन गॉम्बर एंड हिज मीटिंग विद द एंड्रॉइड, यहाँ पे पूरी मीटिंग की ही तो डिस्कशन हो रहा था कि वो आया। जैसे आप सोचिए कि ये सीन अगर कोई मूवी के लिए डायरेक्टर लिख रहा हो, तो वो क्या इसको नाम देगा कि मीटिंग हो रही है, एंड्रॉइड और जो हीरो है उसकी मीटिंग हो रही है, उसकी मीटिंग का सीन लिखना है। जैसे डायरेक्टर को उसने कहा, किसी ने भी कहा कि जाओ तुम हीरो और एक एंड्रॉइड की मीटिंग का सीन लिखो जाके, उसने किस टाइटल से कहा कि इनकी मीटिंग का सीन लिखो, तभी तो वो ऐसा कुछ बनाएगा, ऐसा कुछ लिखेगा ना कि ऐसे वो साफ कर रहा था, फिर वो आया एंड्रॉइड ऊपर से इंसर्कल किया, शैडो इंसर्कल कर रही है, ये सब चीज़ें, और फिर उसने ग्रीट किया, ये स्टोरी तभी तो आएगी ना। तो ऐसे करते हैं।
मैं थक गई हूँ। हाउ डिड द एंड्रॉइड नो मिस्टर थॉर्नटन कॉम्बोस नेम? अभी हमने लास्ट में यहाँ पे पढ़ा था फेस रिकॉग्निशन, तो फेस रिकॉग्निशन इसमें फट से आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसमें कैसे, अगर आपको नहीं भी आता है ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए लास्ट में आ रहा है एबल, इसमें भी आ रहा है बल, फॉर लॉर्नली, इसका कहीं कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन ग्लूमी है, इसका ली ना मैच कर दीजिएगा। जॉल्टेड, लॉज्ड, ये एक तो इनकी वो भी मैच हो रही हैं, जैसे इसका ईडी लगा है तो लॉज, जॉल्टेड है तो लॉज्ड ही होगा। यहाँ पे एबल लगता है तो मतलब इस चीज़ के लायक हो जाता है, तो कंटेम्प्टेबल, ये भी इस चीज़ के लायक, ऐसे तो इस तरह से भी हम मैच कर सकते हैं। बाकी आपको अगर वो क्या याद हो तो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्वेश्चंस सॉरी और सेंटेंसेस में जाके उसका मीनिंग जानने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इजी था क्वेश्चन, ये वाला नहीं कराते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लगा कि मैंने तो यही पढ़ा था ना 2 3 1 होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी कि क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है, पैसिव वॉइस में है, इसलिए शायद ये सही हो जाता होगा। 1 2 3 आई यू एन सी, आई यू एन ही, दैट ही कैन, ये रूल होता है, आप सबको पता होगा। और मैं सब आप देखिए कि अगर किसी को कॉन्वलेसेंस का मतलब ना पता हो या इसके मीनिंग ना पता हो तो उसको लीव तो पता है ना, छुट्टी की बात हो रही, 7 डे की छुट्टी, तो यहाँ पे लीव की सही स्पेलिंग तो सिर्फ इसी में थी ना, तो सी करा जा सकता था। छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। द वुमेन विच वर्क्स है, विच जो होता है वो निर्जीव चीज़ों के लिए होता है, यहाँ पे हु आएगा, हु वर्क्स है। इंटरनेट इफेक्ट्स पीपल, इफेक्ट्स नहीं होगा, अफेक्ट्स होगा, मतलब ए होगा यहाँ पे, ये इफेक्ट्स जो है ये इफेक्ट हो जाएंगे, मतलब प्रभाव होंगे, और अफेक्ट्स का मतलब होगा प्रभाव डालने वाला प्रभाव, वो वर्ब होती है वो वाला इफेक्ट। ठीक है, नो सूनर है देन नहीं होता, दैन होता है नो सूनर के साथ में। अब ये वाला भी पैराग्राफ था, अगर चाहिए तो मैं कराऊँ, वैसे मुझे लग नहीं रहा अब नीडेड है। बेसिकली मैंने बता दिया है कि पहले जाके हम सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। ये देखिए मेरा एक क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ है, ये सिली मिस्टेक मैंने की है यहाँ पे, क्योंकि मैं थक चुकी थी तो मैंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा और यहाँ पे मैंने गलती कर दी। और बाकी तो इसमें सही है शायद, हाँ सारे सही हैं इसके। तो इसी तरह से करना है, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और उसके बाद में हमें अपना पैराग्राफ पढ़ना है। तो हमें जो ये क्वेश्चंस थे वो पैराग्राफ में मिलते जाते हैं सब जगह, ठीक है, जब पढ़ते हैं, और ध्यान से पढ़ना है। और पता है कोई जल्दी नहीं, एक बार पढ़ रहे हैं, हाँ पूरा पैराग्राफ आपको नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेनी, शांति से बैठ जाइए और पूरा पेपर कर लीजिए, और उसके बाद में फिर से वापस आके आप इसको पढ़िए, और बहुत धीरे धीरे पढ़िए, जैसे बचपन में बच्चे नहीं पढ़ते थे। 32 firms have expressed interest in the Ministry of Electronics and Information Technologies subsidies for local laptop, PC, server and tablet assembly, ऐसे करके पढ़िए और उसको मीनिंग समझने की कोशिश करिए। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, हमको लगता है कि टफ है बस, बाकी सिंपल होता है। तो इस तरह से कर लेंगे हम। फर्स्ट पाउस सब इजी इजी क्वेश्चन थे वाले। हिड बिहाइंड, ओके इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, फील्ड कंबाइंस प्रिंसिपल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला सही है, ये गलत हो गया बी नंबर पे। मुझे ऐसा लगा द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स फैसिलिटेट होगा, फैसिलिटेट इंडिविजुअल्स विद टूल्स, क्योंकि मुझे लग रहा था विद एंड दैट इज टूल्स, तो फैसिलिटेट विद होता है, प्रोवाइड विद टूल्स मुझे उतना सही नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था फैसिलिटेट विद टूल्स होगा, लेकिन अब इन लोगों ने प्रोवाइड कह दिया तो फिर प्रोवाइड ही सही है। यहाँ पे हो जाएगा अचीव, अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंशियल्स, ये हो जाएगा कॉन्वाइबल का इंजॉयबल, वेट बिहाइंड द ईयर्स लैकिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा पढ़ा हुआ था, ऑल्दो मैं इसमें कंफ्यूज हो रही थी थोड़ा बहुत, इतने अच्छे अच्छे इन्होंने ऑप्शन दिए थे, इस ये वाला तो मुझे लग रहा था सी वाला ना हो, फिर मुझे याद आया कि एग्जैक्ट जो वर्ड बुक्स में लिखा होता है, बुक में लिखा था वो लैकिंग एक्सपीरियंस था जो मैंने याद किया था, तो वही हुआ एक्सपीरियंस की कमी, दैट्स इट। इंडोलेंट, इसको मैंने पता कैसे याद किया था इंडोलेंट, जब मैंने, क्योंकि ये ब्लैक बुक का वो है वर्ड है, इंडोलेंट मतलब जो डोलना नहीं चाहता है, जो डोलना नहीं चाहता इधर से उधर, बिल्कुल डोलना नहीं चाहता, आलसी होगा, तो इंडोलेंट आलसी, उसका अपोजिट एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अ थिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, ये सोवेनियर, पता नहीं मैं इसके सही साउंड कर रही हूँ क्या कर रही हूँ पता नहीं, ये भी एक वो आ गया कॉम्प्रिहेंशन, तो इसको भी आप उसी तरह से करेंगे, पहले जाके आप सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उसके बाद में 3 क्वेश्चंस वाले बताइए कॉम्प्रिहेंशन दिए थे, उसके बाद में करेंगे। इसमें बहुत क्लियर, ये बहुत इजी था, जैसे इसमें कहा गया है कि कौन सा है अराउंड विच इज़ नॉट अ फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो हमने यहाँ पे देखिए यहीं पे आ गया था पहले ही पैराग्राफ में कि एप फीचर कनेक्टिंग ऑटोनोमस कार्स, चलो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इंटेलिजेंट फैक्ट्रीज, तो ओके क्वेश्चन अलग है। तो इसमें तो बहुत आसानी से मिल जा रहे थे इसमें क्वेश्चंस, तो ये बहुत आसान था, अगर करना चाहते हैं हम अच्छे से पढ़ के करते। ये तो पहले पैराग्राफ में आंसर था इसका, ये सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। कैकोफोनी, फोनी मतलब होता है साउंड, अगर इसमें आपको मीनिंग नहीं भी पता था तो आपको इतना पता होना चाहिए था कि फोनी जो है वो रूट वर्ड होता है साउंड के लिए, फोन या फनी। तो देखो यहाँ पे साउंड्स के एक ही में आ रहा है, यहाँ पे एरोमा आ रहा है, यहाँ पे वाटर कलर्स आ रहा है, यहाँ पे ड्रीड फियर आ रहा है, तो फियर के लिए तो फोबिया हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ साउंड्स एक ही वाले में आ रहा है, तो वो हो जाएगा
ओके, यहाँ पे जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं रहा है और यहाँ पे आज कुछ जीएस में खास डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस है, कोई ट्रिक्स वगैरह लगी नहीं है। मेरा 45 स्कोर है, जो कि ठीक-ही-ठाक है। तो ये तो मैंने मैंने बहुत पहले पढ़ा था, तो लेकिन मुझे याद नहीं आया था बिल्कुल भी, तो मैंने तो ऐसे ही तुक्का मार दिया था कि इन दोनों का उतना रिलेवेंट लग नहीं रहा है वैक्सीन वगैरह से, और माइक्रोसॉफ्ट को क्यों ही बनाएगा। तो मैंने इसको ट्रिक कर दिया था कि ये थोड़ा-सा बढ़िया लग रहा था, नाम अच्छा लग रहा था, तो मैंने कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ लास्ट तक आते-आते मुझे याद आ गया था हल्का-हल्का कि मैंने मोबाइल में वैक्सीन प्रिंटर पढ़ा हुआ था, कहीं पे किसी से, कुछ तो पढ़ा था मैंने इसको, किसी पीडीएफ वगैरह में पढ़ा होगा। ये बायोलॉजी में पढ़ाया गया है कि पेप्टाइड्स, तो पेप्टाइड्स हमें पता है कि अमीनो एसिड्स के बने होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड्स के बने होते हैं। तो ये दोनों ही सही हो जाएँगे। इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक मैनेजमेंट सॉल्यूशन ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे देखिए हिंदी वाले में ऐप लिखा था और इंग्लिश वाले में ऐप नहीं लिखा था। तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो बैंकिंग का पेपर देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन बैंकिंग के कुछ नहीं आता मुझको। इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स, मुझे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑल्दो मुझे ये तो पता था कि सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें लिखा था इंडिया फॉलोज ए स्ट्रिक्ट फ्लेक्सिबल। कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल है तो उसको स्ट्रिक्टली क्या मतलब, ये तो बहुत एक्सट्रीम कीवर्ड्स है ना, तो एक्सट्रीम्स आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वाला नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। ये दोनों ही गलत नहीं, सॉरी पहला वाला सही है। दूसरा वाला तो पक्का गलत था, ये मुझे मालूम था, लेकिन पहले वाले का नहीं पता था। ये क्वेश्चन, ये तो मैंने ऐसा गंदा वाला गलत किया है, क्या ही बताऊँ। मैंने पूरे टाइम इसको सुप्रीम कोर्ट क्लिक करके रखा और बाद में जब मैं रिवाइज़ करने आई ना दोबारा से, तब मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कौन सी एक्स्ट्रा वाली पावर्स थी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। तो मुझे लगा यार इसमें पूरे में सुप्रीम कोर्ट के पास में तो ऑलरेडी काफ़ी पावर्स होती हैं, प्रेसिडेंट को काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती हैं। फिर मुझे लगा नहीं ये होगा, फिर नहीं होगा, तो मैंने ओवरऑल लास्ट में इस पे ही क्लिक कर दिया और मैंने गलती कर दी। और मैंने एक और पॉलिटिकल गलत किया, ये वाला भी गलत किया। पता है मैंने पहले पढ़ा कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स का कंपोजिशन चेंज करने के बारे में बात हो रही है, तो मैंने सोचा कि वो तो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल अपना स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देती है, उसके बाद में वो संसद में जाता है और संसद अपना नॉर्मल वाली सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देती है। ये मुझे याद था, लेकिन फिर मैंने सोचा लॉ ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली हिंदी में लिखा था संसद का कानून, तो मैंने संसद का अपना कौन सा कानून होता है, कानून तो सिर्फ पार्लियामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अपना संविधान है, वही है कानून। संसद का अपना कौन सा कानून होता है, तो मैंने सोचा ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा था, तो वो भी मैंने काट दिया। एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी नहीं होगा, ये तो पता ही नहीं होगा, ये तो कंफर्म था नहीं होगा। फिर मुझे लगा यही बच रहा है, तो इसी पे क्लिक कर देते हैं, आर्टिकल 360। और ये तो बिल्कुल, और पता है क्यों ये हो गया, क्योंकि मैंने ध्यान ही, फिर इतने कन्फ्यूजन में मैं भूल चुकी थी कि यहाँ पे काउंसिल लिखा हुआ है। मैं असेंबली सोची, तो मैंने सोचा यार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम वर्ड तो आ रहा है, लॉ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का तो कोई कानून ही नहीं होता है अपना। तो बस उसी चक्कर में कन्फ्यूजन हो गया, मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। ऐसे ही गलत कर देते सारे लोग। मैं ही कर रही हूँ और कौन कर रहा है। नेहरू रिपोर्ट 1928, ये तो भैया परमार सिंह ने उस दिन पढ़ाया था कि इन्होंने चैलेंज कर दिया था कि इतना ही है तो जाओ अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना लो। तो बिल्किन हेड याद था, इन्होंने ही हमें चैलेंज किया था। कहाँ पे आके रिवर्स जो है डिसअपियर हो जाती है, भाबर में डिसअपियर हो जाती है, भांगर मत कर दीजिएगा, ये भाबर है, ठीक है। एमडी कौन है, एलएनटी का, ये मुझे नहीं आता था, एसएन सुब्रमण्यम है। इसमें अब क्या ही मैं दिमाग लगाती, नहीं आता तो नहीं आता। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 360 2662, ये मुझे याद था, एग्जैक्ट याद था। आरबीआई वॉज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सिचुएशंस। तो भाई देखिए इसमें मुझे ये पता था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, इसमें क्या होता है, आरबीआई ये लाती है सिर्फ सप्लाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा दिमाग कम लगा पाई, लेकिन इसमें मैं लगा सकती थी, जो कि मुझे अब लग रहा है कैसे लगा सकती थी। इन्होंने कहा कि मुझे इतना पता था कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई तब लाती है जब उसे सप्लाई को बढ़ाना होता है। तो अगर सप्लाई बढ़ानी है और यहाँ पे सप्लाई बढ़ाने की बात ही नहीं हो रही है, सॉरी, सप्लाई अगर हमें बढ़ानी है तो इसका मतलब सप्लाई कम है तभी तो बढ़ानी है, और अगर सप्लाई कम है तो यहाँ पे सप्लाई कम की बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए सप्लाई ज़्यादा है, ये ऑप्शन में है, सप्लाई इज़ हाई एंड उसके अलावा सप्लाई की बात नहीं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो अगर सप्लाई कम है तभी तो बढ़ानी है, अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई कम क्यों है, क्योंकि डिमांड कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, यार आंसर हो जाता है कि व्हेन डिमांड ऑफ इन इकोनॉमी इज लो। लेकिन मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया, मुझे लगा सप्लाई कम होनी चाहिए तभी तो हाई करेगा, उसी सिचुएशन, मतलब सप्लाई कम वाली सिचुएशन होनी चाहिए इस पॉलिसी के लिए, और वो मुझे कहीं मिली नहीं, जबकि ये सही हो जाना चाहिए था आसानी से। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि कलिंग वॉर किसके किसके बीच में हुआ था, मौर्यंस एंड कलिंग। ये मुझे याद था, फिर भी मैंने नहीं किया। पूछिए क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैंने प्रीलिम्स के पहले शायद पढ़ा था, या कब पढ़ा था मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन इसको बहुत पहले, ऐसे मुझे याद तो था कि इन्फोसिस को इसने ओवरटुक किया था, लेकिन ये नहीं याद था आईटीसी की, मतलब मुझे लगा बहुत पहले किया था, बहुत पहले पढ़ा था, तो अब तक शायद इसने टीसीएस को ओवरटुक कर दिया होगा, इसलिए मैंने इसको क्लिक नहीं किया। क्या ही मैं कर रही हूँ। ग्लोबल बायोफिल अलायंसेस, इसमें से ये तीनों हैं, आपको याद होगा कि ये तीनों लीड कर रहे हैं तो और भी लोग ना। तो आप याद होगा आपकी G20 समिट में एक इवेंट में ऐसे करके खड़े थे सब हाथ पकड़ के, जिसमें से शेख हसीना भी थी और वो मेलोनी भी थी। कोई मेलोडी नहीं बोलेगा, मेलोनी प्लस मोदी इक्वल्स टू मेलोडी नहीं होता है, कोई नहीं बोलेगा, है ना। तो मेलोनी भी थी इटली वाली,
और यहाँ पे आई मेलोडी, कुछ नहीं, चलो छोड़ो। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क एंड दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, हम यूपी से हैं, हमारे पास में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज़ दुधवा नेशनल पार्क। तो ये तो हमको याद रहता है। तो फोर्थ बी, तो फोर्थ का बी होने वाला था, सिर्फ इसमें था। हालांकि सारे भी पता थे। जिम कॉर्बेट जो है वो उत्तराखंड में है, और कहाँ गया, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये पता था मुझे। लोअर गंगा प्लेन ये भी मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने किया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं आया। अब दिमाग आ रहा है। लोअर गंगा प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द फॉलोइंग रिवर्स एक्सेप्ट, मतलब जो लोअर गंगा का प्लेन है वो कौन से सेडिमेंट से बनता है, इनमें से कौन सी रिवर से नहीं बनता है। 3 से बनता है, 1 से नहीं बनता है। देखिए, अगर इसको करना होता है, इसका आंसर गंडक है। करना होता है तो कैसे करते हैं। नदर्न पार्ट है, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट है, और गंडक नदी कहाँ पे है, बिहार साइड है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट से थोड़ी सी तो दूर है ना। तो मुझ इसमें दिमाग ये लगा सकते थे कि गंडक जो है वो वहाँ नहीं है, तो इन तीनों से बन सकता है, लेकिन नहीं लगा पाया दिमाग, और ये वाला क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन में भी मैं 50 में भी 50+ में अटेम्प्ट कर सकती थी। मैंने ही कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जिसमें मैं लॉजिक्स लगा सकती थी पहले। गंडक कैसे याद है मुझे कि गंडक बिहार में है। खान सर जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तब उन्होंने बताया था कोई एक गौतम राहूगढ़ शायद थे। हाँ, वो थे, तो वो गए थे मुँह में जलती हुई ज्वाला लेके, जो कि वहाँ पर गंडक नदी में गिर गई थी। पक्का गंडक नदी थी, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है गंडक नदी के बारे में उन्होंने ये कहानी बताई थी। तो अरोया-कोंडा, ईस्टर्न घाट, ये था कि इनकरेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना था। हालाँकि मुझे इसमें भी कन्फ्यूज़न हुआ, ये वाला मुझे आता नहीं था, और ये दोनों तो मुझे आते थे, ये दोनों सही थे। अनाईमुड़ी जो है वेस्टर्न घाट में है, सदर्न हिल्स की, एंड डोडा बेटा जो है वो तमिलनाडु में है। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ तमिलनाडु लिखा होता तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं होती। यहाँ पे तेलंगाना प्लेटू लिखा था, तो मुझे लगा ऐसा ना हो कि ये तमिलनाडु में हो, लेकिन इसका प्लेटू जो कहलाता हो वो तेलंगाना प्लेटू ही कहलाता हो। तो मैं इसमें कन्फ्यूज़ थी, लेकिन फिर मैंने लास्ट में यही कर दिया कि यही एक था जो मुझे लग रहा था कि तमिलनाडु में होता है, लेकिन तेलंगाना लिखा हुआ है। बजट, ये आ गया बजट वाला क्वेश्चन। बजट किसने प्रेजेंट किया था, पहला वाला षणमुखम शेट्टी ने, शेट्टी। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है, ये मैंने याद किया था। कैसे याद किया था, प्रीलिम्स से पहले याद किया था कि संतोष रखो, नाटक मत करो, नाटक मत करो ज़्यादा, संतोष रखो, चुपचाप बैठो, सब अच्छा हो जाएगा, नंबर अच्छे आने लगेंगे, सब लोग संतोष रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि ग्रामीण शहरी प्रवासन का मूल स्थान और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग पर प्रभाव नहीं डालता। कौन सा है जो प्रवासन मतलब माइग्रेशन का फ़र्क नहीं डालता है। तो ग्रामीण देखो, शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि गाँव से लोग जाके शहर में जा रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों की आयु और कौशल के आधार पर चयनात्मक प्रवासन ने ग्रामीण जनसंख्या की सुनहरा प्रतिकूल, ऑब्वियस सी बात है। जब यहाँ से गाँव वाले सारे शहर चले जा रहे हैं, तो गाँव की जो जनसंख्या है उनके उसमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहाँ पे एक्टिव लोग कम हैं, या फिर यंग लोग कम बच रहे हैं गाँवों में। ऐसा हो रहा है क्योंकि सारे जितने जैसे यंग होते हैं शहर भाग जाते हैं। उत्तराखंड से अत्यधिक पलायन के कारण राज्य में आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन आ गया है। तो ये भी लॉजिकल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डी वाला है, भीड़-भाड़ से शहरी बसावट का योजनाबद्ध विकास होता है। भीड़-भाड़ से कौन सा विकास हो सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये मुझे नहीं आता था, मैंने टिक लगाया है, इसलिए लगाया है, सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे वेदर की बात हो रही है। इन लोगों ने शून्य छाया दिवस, मतलब ज़ीरो शैडो डे इन्होंने देखा है। तो मुझे ये था कि बेंगलुरु जो है वो अपने वेदर के लिए जाना जाता है, कि उसका वेदर जो है वो सबसे अलग है। तो अगर इनका वेदर अलग है, तो कुछ तो कारण होंगे ना जिनकी वजह से इनका वेदर अलग होता होगा। तो मुझे लगा कि अगर इतना ही इनके साथ में एक्सेप्शनल बिहेवियर हो रहा है वेदर को लेके, तो ये वाला एक्सेप्शन भी इनके ही साथ में हुआ होगा। तो मैंने बेंगलुरु क्लिक कर दिया। तो मेरे लॉजिक्स पता नहीं कहाँ के हैं, और लग जाते हैं तो लग जाते हैं कभी-कभी। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। देखिए, ये 3 तो हैं, हम सबको पता है। आईएमएफ नहीं है। आईएमएफ हमने पिछले मॉक्स में पढ़ी थी कि वो ब्रेटन वुड्स की है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ओके। साधारण विधेयक के संदर्भ में गलत कौन सा है। देखिए, सब सही है और सब नहीं भी पता है, तो ये गलत है। ये पक्का पता है इसलिए क्योंकि किसी भी नियम में कुछ भी कहीं पे भी कोई भी 4 महीने के लिए ना राष्ट्रपति, ना कोई कहीं कोई 4 महीने का कोई लॉजिक ही नहीं है। कहीं पे 4 महीने का वर्णन नहीं है। हमेशा 6 महीने रोकेंगे। रोकेंगे तो 6 महीने रखेंगे, रोकेंगे 14 दिन का पहले से बताएँगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, 14 दिन, 6 महीने, यही सब आता है संविधान में। 4 महीने कहीं नहीं आता संविधान में। जॉर्ज ई पलाटे, ये मुझे राइबोसोम याद था, पलाटे, पता नहीं कब याद किया था, तो याद था। ये क्वेश्चन गलत कर दिया है, और मैंने ऐसे ही टिक कर दिया था क्योंकि मेरा मन हो रहा था कि मॉरिशस होगा, तो मैंने टिक कर दिया था लास्ट में। और मैंने ये टिक करते टाइम बोला था मैं यही करूँगी क्योंकि मेरा मन हो रहा है, लेकिन ये गलत हो गया, मालदीव था। तो इस वाले जीएस के टेस्ट में मैंने बहुत सारी चूक की हैं, जो कि मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन कुछ, जो कि मैं कर सकती थी अगर मैं थोड़ा और दिमाग लगा लेती। और ये ऐसे मैं मन हो रहा है वाले क्वेश्चन ना करती तो शायद अच्छा स्कोर होता, लेकिन मन हो रहा है वाला नहीं करती तो ये भी गलत हो जाता ना मेरा, ये भी छूट जाता। तो करने ज़रूरी है। तो इंग्लिश हो गया, मैथ्स और रीजनिंग में ये देख लीजिए, मैथ्स में ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर मैंने सही निकाला था और क्लिक भी ये किया था। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से ए में सबमिट हुआ, मतलब सोचिए इतना पूरा मैथ्स का पेपर करके कोई ये वाला क्वेश्चन कैसे गलत कर सकता है। तो मैंने इसका आंसर सही निकाला था, 11 4/7। पता नहीं क्यों ऐसे ही क्लिक हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रिवाइज़ करने आई होंगी या चेक करने आई होंगी, तब गलत क्लिक हो गया होगा, जो भी हुआ। ये वाला मैंने 2 को से गलत ही निकाल दिया था, ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोच के गलत कर दिया इसको।
बस हो गया, तो हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अब आज आ जाएगी दूसरी वाली भी एक वीडियो आएगी, जो मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगर इंडिया मैच जीत जाती है तो मैं करंट अफेयर्स वाली जो सीरीज़ है ट्रिक्स वाली, वो कंटिन्यू रखूँगी। तो अपने वादे को पूरा करने के लिए आज से मैं शुरू कर दूँगी अपनी वाली। चाहे मैं उसमें 25 से 30 क्वेश्चन ही लूँ, लेकिन मैं करूँगी। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कितने टाइम पे आएगी, लेकिन इतना फिक्स है कि रोज़ आ जाएगी, ठीक है? मतलब ऐसा भी फिक्स नहीं कि रोज़ आ जाएगी, हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी भी हो सकती है। तो आप लोग अपने-अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल अच्छे खासे सब्सक्राइब करा था आप लोगों ने, और आज भी कर दीजिए। मेरी एक्चुअली शर्त लगी किसी से कि मैं सितंबर एंड होते-होते 1000 सब्सक्राइबर्स कर लूँगी, और अगर ऐसा होता है तो मुझे एक बैग फ्री मिलेगा। तो भई मुझे बैग फ्री दिला दो, मेन बात ये है। तो चलो, करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। बाय बाय।